बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानून शदीद तनकीद की जद में है। नए कानून के तहत न सिर्फ कैद और भारी जुर्मानों की सजाएं तजवीज़ की गई हैं, बल्कि आदि मुजरिमों के शनाख्ती कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने, डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक डेटा जमा करने और सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग को भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है। हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि ये कवानीन जराइम के खात्मे और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। इस बिल के मुताबिक गुंडा कौन होगा, इसका फैसला इंटेलिजेंस बेस्ड इंतजामी कमेटी करेगी। और हैरान कुन तौर पर अगर हम देखें तो स्पीकर पंजाब असम्बली इस बिल से लाइल्म निकले जब बिल कमेटी से मंजूर हो चुका। लेकिन आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट इसी बिल के हवाले से ये भी है कि स्पीकर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब ये जो बिल है वो दाखिला कमेटी को रिवर्स कर दिया गया है ताकि जो इसमें कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सके। बात फिर वहीं पर आती है कि इतनी उजलत क्यों दिखाई गई, ये नौबत ही क्यों पेश आई। बहरहाल दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर गर्म होती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एहतजाज की नई कॉल देते हुए ऐलान किया है कि एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना उनका होगा। और वज़ीर आज़म की जानिब से भी हमने देखा कि PTI को मुज़ाकरात की दावत ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी कि क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकेगी। लेकिन आज जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए तो उसके बाद ये तासुर पनपता हुआ नजर आया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। मुज़ाकरात की शायद ही कोई राह कभी हमवार होती हुई हमें नजर आए। अब अगर हम आगे चलने इंटरनेशनल एस्पेक्ट की तरफ देखें तो मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर से आलमी सियासत का मरकज़ बना। इस वीकेंड पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक सामने आया। लेकिन दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ पर तनाव, ईरान के सख्त इंतबाहात, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बातें और खित्ते में बढ़ती हुई सिफारती सरगर्मियां इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रही हैं। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वाकई कशीदगी कम कर सकेंगे? अब नाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा? इस बहरान का पाकिस्तान, खलीज ममालिक और आलमी तवानाई की बंडी पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत सारे सवालात हैं। और क्या सिफारतकारी खित्ते को एक नए तसादुम से बचा सकेगी? ये हमारे आज के कोर टॉपिक्स हैं कि जिसके ऊपर डिस्कशन के लिए करेंगे ना सौले जाफर साहब और राना और ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो जरा राना साहब आपसे आगाज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पंजाब में आप मौजूद हैं। वैसे तो ताहिर मलिक साहब भी पंजाब का हिस्सा होते हैं, वो अलग बात है कि साले जफर साहब हमें विफाक से ज्वाइन कर रहे होते हैं। ये एक नया कानून इंट्रोड्यूस करवा रही है पंजाब हुकूमत। मुझे इस कानून के आने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लाया जा रहा है बगैर किसी बहस मुबासे के उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी, एक प्रोसीजर के ऊपर एक शहरी की हैसियत से जरूर एतराज़ है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो पंजाब में गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त तरीन बिल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो स्पीकर पंजाब असम्बली वो भी इससे लाइल्म निकले, ठीक है ना, ऑपोजिशन को भी इस किस्म के बिल का मालूम नहीं, तो फिर ये बिल जिस तरीके से लाया जाएगा और जो भी इसके ऊपर एतराज़ात होंगे, क्योंकि बड़ी संजीदा किस्म की इसमें शिकें रखी गई हैं कि अगर आप कोई भी शख्स पहली दफा पता चल जाता है किसी जुर्म के हवाले से साबित हो जाता है, जुर्म तो 3 से 5 साल की कैद है, आदि मुजरिम है तो 7 साल की है। सर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस बिल का? और दूसरा ये भी कि जिस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, हम तो मतलब ये नहीं कि शशो पंच में मुब्तला है कि कभी फेडरल कुछ बिल लेकर आ जाता है तो बाद में पता चलता है कि ये उसकी मंजूरी हो गई है, कभी पंजाब की तरफ से बिल ऐसे आ जाते हैं। हुकूमत क्या कर रही है? एक तो आपकी खूबी है कि मेरे सारे जवाब आप अपने सवाल में दे देती हैं। नहीं सर, मेरे सिर्फ सवाल है, मेरे ये मेरे जवाब नहीं है, ये मेरे जवाब नहीं है। आप माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल करती हैं कि उसमें सारा जवाब होता है, तो मेरी आधी से ज्यादा बातें तो पता नहीं आपके पता शौहरत चक्कर है जो आपको पता चल जाती है किसने ये कहना। दूसरी बात ये है कि देखिए पार्लियामेंट्स होती हैं कानून साजी के लिए, और पार्लियामेंट में उन लोगों को भेजा जाता है जो कोई भी कानून लाने से पहले उसको अच्छी तरह समझे, उस पर डिबेट हो, इसके सोसाइटी पर असरात क्या मुरतब होंगे, फिर वो कानून लाया जाता है। कौमी असेंबली में बिल आया टेलीकम्युनिकेशन वाला, तो वो जाके पता चला सेनेट में कि भाईजान ये क्या है कि किसी के घर में भी कोई बंदा आके नॉक करेगा, कहेगा जी बेडरूम खाली करो, यहाँ पे टावर लगाना है। तो इसी तरह अब ये पंजाब असेंबली का है, मुझे एक
देखिए, एक डिक्टेटर था जिसका नाम था मुशर्रफ। उसने एक रखा था कि पार्लियामेंट जो रुकन होगा उसकी कम से कम इतनी तालीम होना जरूरी है। उस टाइम तो लोगों को बड़ा चुभा था, लेकिन असल चीज ये है कि अगर पार्लियामेंटेरियन खुद इस काबिल ही नहीं है कि वो कानून साजी को पढ़ सकें, तो उन्होंने क्या कानून साजी करनी है? होना तो ये चाहिए था कि ये कानून जो पूरी सोसाइटी की नफ्सियात बदल देगा, इस पर डिबेट होती, किसी को पता होता ये कब बिल बना, कमेटी में भी पेश हो गया, और इससे ज्यादा और बड़ा ब्लंडर क्या होगा? अच्छा राणा साहब, मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस को ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो ला इल्म है या उन्हें शऊर नहीं है या जाली डिग्रियों वाले हैं। हाँ, इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन जरूर की जा सकती है कि जिस काम के लिए उन्हें पार्लियामेंट का फोरम दिया गया है, एटलीस्ट अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के वो देख तो लें किस किस्म के बिल जा रहे हैं। ये तो नहीं कि आपने सिग्नेचर्स की और आपने बिल डंग टपाओ काम कर दिया। देखिए, मैं जो मेरी बात बीच में रह गई वो ये कि स्पीकर साहब को भी इसका इल्म नहीं था। हाँ, पार्लियामेंटेरियन स्पीकर साहब को भी नहीं पता था, उनका मुझे भी नहीं पता। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, आई एम सॉरी टू से, उनको अपने जाती कामों से, जाती लाइसेंस लेने हैं, कोई तरक्याती कामों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, नालियां बनवानी है, और उन्होंने क्या कहते हैं तोड़ जोड़ करना है, उससे फुर्सत मिले तो वो ये कानून साजी की तरफ तवज्जो दे ना। जब आप काउंसलरों का काम अरकान पार्लियामेंट से लेंगे, गलियां भी आपने बनवानी है, सड़कें भी आपने बनवानी है, तो उन्होंने कानून साजी की तरफ तवज्जो कहाँ देनी है? ये इसीलिए तो पंजाब में बलदियाती निजाम नहीं आ रहा कि वो सारा फंड अगर बलदियाती निजाम वालों को मिल गया तो फिर अरकान पार्लियामेंट काहे के लिए बने सारे ये? ठीक है, जो फिर ये क्या करेंगे? सो मैं ये समझता हूँ। दूसरी और आखिरी बात सुनने, देखिए ये कानून बहुत थैंक्स टू डॉन अखबार जिसने ये ब्रेक कर दी। खबर नहीं तो हमें पता भी नहीं चलना था, कानून बन जाना था। अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि असेंबली में 20% भी लोग बैठ पाएंगे अगर ये कानून उनके ऊपर भी अप्लाई हो गया। क्योंकि अगर आप एक प्रोग्राम करें कि अरकान पार्लियामेंट के ऊपर कितने मुकदमात हैं, तो आपको समझ आएगी कि ये कानून उन पे अप्लाई हो गया तो पार्लियामेंट खाली हो जानी है। चलें, ये आपका तज्जिया है, आपको ऐसा लगता है। साले जाफर साहब, आपने राणा साहब की सारी बातें सुनी। सर, आप इस बिल को किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर आप इस बिल को दुरुस्त अंदाज में समझते भी हैं कि चलें ये चीजें होनी चाहिए, इससे हमारे मुआशरे की मजबूती में इजाफा होगा, लेकिन क्या जो तरीकाकार है सर वो दुरुस्त है जिस तरीके से इसको प्रोसीड किया गया? गुजारिश ये है जी कि ये किसी को उसके कैरेक्टर के बारे में ये डिक्लेयर करना कि वो अच्छा नहीं है या बुरा है, ये इख्तियार हमेशा से इंतज़ामिया के पास रहा है। लेकिन अगर इंतज़ामिया गलत तौर पर किसी को डिक्लेयर करती है तो फिर वो अदालतों में जाता है। ये है असूली बात। लेकिन ये जिस कानून का आप जिक्र कर रही हैं जो पंजाब में आ रहा है, इस कानून की आप अंधाधुंध हमायत नहीं कर सकते, क्योंकि इस कानून में बड़े तजावुज़ात हैं। अच्छा, इस कानून में बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं इंतज़ामिया को, और कोई चेक और बैलेंस सिस्टम इसमें मौजूद नहीं है। किसी शख्स को गुंडा करार देने के लिए जरूरी है कि उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास हो, उसके जराइम की कोई कहानी आपके पास हो। महज चंद अफराद की रिपोर्ट पर किसी को गुंडा करार दे देना यह मुनासिब बात नहीं है। और रही ये बात, और दूसरी बात यह है कि इस कानून की जब मैं इसकी जायजा लेता हूँ, इसकी बारीक बीनी देखता हूँ, तो मुझे शक होने लगता है कि पंजाब का मुआशरा इतना ही खराब हो गया है कि अब आपको वो कानून जो किसी दौर में अंग्रेजों ने यहाँ पे लाए थे, जब लॉलेसनेस थी, और इसके अलावा एक गुंडा एक्ट था जो फील्ड मार्शल अयूब खान की गवर्नमेंट के दौर में भी था, तो उस तरह के कानून लाने का यह मतलब हुआ कि आपका मुआशरा बहुत बिगड़ गया है। साले साहब, आपकी बात ने बड़ा ही एक दिलचस्प पहलू यहाँ पे उठाया है। अब मैं बिल्कुल 100% अग्री करूंगी आपके इन जुमलों से कि देखिए हमारे पास सीसीडी भी मौजूद है, हमारे पास पैरा फोर्स भी मौजूद है, हमारे पास सूबे की पुलिस भी मौजूद है, उसके बावजूद इस किस्म के मैडम कवानीन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है। प्लीज ये है जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन कवानीन की मौजूदगी में
अगर उनका इतलाक हो जाए तो उसकी जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, मैं अब आपको अर्ज करना चाहता हूँ, जी। राणा साहब को पता होगा, ये राणा साहब इसको अपनी तरफ ना ले लें। पुलिस के पास बस्ता अलफ और बस्ता बे के बदमाश बनाने का इख्तियार होता है, और उस शख्स को ये बदमाश बनाया जाता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। उसके लिए किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होती, पुलिस खुद ही तय करती है कि इस आदमी का ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये इसकी जराए आमदन है, ये इसने खराबी की है, लिहाजा ये बदमाश है, और उसको फिर थाने में हाजिरी देना पड़ती है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि इतने सख्त कानून के होने के बावजूद इस तरह का कानून आना जो है ना, ये जाहिर करता है कि पंजाब के माशरे में को बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये पंजाब के ऊपर कोई इसकी रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं आएगी। इसको बेहतर ये होता, जहाँ तक अभी आपने असेंबली की बात की, असेंबली में कानून बनाने का तरीका बिल्कुल सादा है। या तो हुकूमत, उसकी वजारतें कानून जो मुतलका वजारतें हैं वो अपने कवानीन लाती हैं, या फिर अरकान अपनी तरफ से बिल ला के पेश करते हैं। और ये नहीं हो सकता कि अगर रूलिंग पार्टी किसी कानून की हमायत कर रही है तो उसके अरकान असेंबली में उसकी मुखालफत करें, जो अपनी पार्लिमानी पार्टी में उसकी मुखालफत कर सकते हैं। जब असेंबली में कानून आ जाएगा तो विप जारी होगी, पार्टी की तरफ से हुक्म जारी होगा, उसे विप कहते हैं, वो विप जारी होगी, और उनको उस कानून की हिमायत के लिए वोट देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये वो स्टेज आ गई है, इसको बहुत पहले ही थे इनको चेक करना चाहिए था। और स्पीकर, जरूरी नहीं है कि हर कानून स्पीकर बैठ करे और उसके बाद कमेटी के पास आए। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पीकर साहब मौजूद नहीं है, डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं या पैनल के लोग कर रहे हैं, तो वो भी रेफर हो। लेकिन ये इतना आम कानून है कि ये यकीनी तौर पर पूरी कैबिनेट के इल्म में होना चाहिए, स्पीकर के इल्म में होना चाहिए, और इनको पहले अपने घर के अंदर बैठकर इनसाइड इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। ये कानून ऐसा नहीं है कि आप लाए, मंजूर हो गया और नाफज हो गया। ये बहुत संजीदा और सेंसिटिव लॉ है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब में लाया जा रहा है, ये प्रोसीजर जो है, तरीक़ेकार है, इस पे जरूर इनको गौर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा साले साहब, मुझे ना एक और सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि चूंकि बिल रिवर्स हो गया, जैसे कि भी आप भी बात कर रहे थे, और वापस चला गया दाखिला कमेटी के पास, लेकिन बिल जो मतन है, एक करारदाद ये भी मंजूर हुई है कि बिल के तहत सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना मुआशरा मुखालिफ रवैया करार दिया गया। सर, आपको नहीं लगता ये जिस किस्म की करारदाद पेश की गई या उसका जो मतन रखा गया है वो मतलब यानी कि बिल्कुल ही सिचुएशन से डिफरेंट है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सर ये तो एक सहाफी की खबर थी ना, जो कि एक अखबार में लगी हुई थी। अर्जी है जी कि ये जो कानून है, हाँ। ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि मुआशरे के अंदर खराबियां जो पैदा करने वाले लोग हैं, खा उसके लिए वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, खा उसके लिए कोई और मीडियम इस्तेमाल करे, उनको चेक करने के लिए था। लेकिन इसका दायरा बहुत फैला दिया गया था, दायरा बहुत बढ़ा दिया गया था। जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये इनको पहले इन हाउस इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए थी, और उस इन हाउस डिस्कशन को चूंकि इन्होंने नहीं किया, लिहाजा इसलिए बिल को वापस लाए हैं, और इसका मेरा ख्याल है अब थॉरोली चेक करेंगे, और इसमें जो कबाते हैं शायद वो दूर हो सके या कम हो सके। जी जी मलिक साहब, आपने साले साहब की भी सारी गुफ्तगू सुनी। एक तो जिस तरीके से वो प्रोसीजर भी बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर कानून जो है, हर बिल जो है वो स्पीकर साहब के पास जाएगा, उसके बाद आगे मंजूरी के लिए जाएगा। एक तो बता दीजिएगा कि प्रैक्टिस क्या रहती है हमारे नाज़रीन की नॉलेज के लिए, मतलब जो आपने भी रिपोर्टिंग की अब तक। दूसरा ये भी कि सर यके बाद दीगरे, पहले वो टेलीकम्युनिकेशन वाला बिल, अब ये वाला बिल, मतलब हुकूमत में आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं। फिर वही बात आ गई कि आपके पास ये बिल्स को क्या आप रद्दी की टोकरी समझ रहे, वो कहते हैं ना कि बच्चों की समर वेकेशंस का काम होता है, आपके पास चूंकि वक्त नहीं है, आपने साइन किया और छोड़ दिया, और बच्चे 3 महीने मेहनत लगा के उस सारे काम को तैयार कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा एक और ले लीजिए आप, वो ये भी कि हम जो हुकूमत के मेंबर्स ही तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं सर, या हुकूमत किस किस्म के बिल पास कर रही है, तो इसका खला किसने छोड़ा? ऑपोजिशन ने छोड़ा ना, कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए उन्होंने। तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत जिस किस्म के भी बिल लेकर आए या कानून मुतारिफ करवाए, फिर आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब आप खुद भी एक जगह पे मौजूद नहीं है? पहले तो बड़ा मुबारकबाद, आप बड़ा मुख्तसर सवाल करती हैं, ये बड़ी खूबी की बात होती है, बड़ी अच्छी बात है। मलिक साहब बड़ी माजरत के साथ जो में दूसरा अच्छा, नहीं, ठीक है। ये क्वालिटी होती है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि शायद मैं होस्ट हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा बार कैफ, अच्छा। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, राना एंजॉय कर रहा है ना, उसको मजा आ रहा है, लो रही है, पोटैटो भी तो रही थी ना। अच्छा असल बात ये है कि आपको
ये निज़ाम जो है ना खुद ही अपनी सच बता रहा है। जिस निज़ाम में स्पीकर बादशाह सलामत होता है असेंबली का, बादशाह को खुद ही नहीं पता कि कानून बन रहा है, और वो फिर स्पीकर साहब बड़ी ही पंजाबी हो गए, बड़ी नफीस उर्दू बोल रहे हैं, जैसे वो यार मेरा की हो गया, वो किसने कर दिया, मेरे साइन किधर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब बंगाल पे जब अंग्रेज ने कब्जा कर लिया ना लूट मार के लिए हिंदुस्तान में, तो उसने वो 100 साल लगे उसको पंजाब पे कब्जा करते। जब वो पंजाब में उस पे कब्जा कर लिया, मैं उस इंतजामिया की तरफ आ रहा हूँ जिसकी तरफ साले साहब ने फरमाया कि वो बताती है कि गुंडा कौन है। तो उस पंजाब पुलिस को जब बनाया गया था ना, मैं छोटी सी आपको उसको बैकग्राउंड देना जरूरी समझता हूँ। वो इसलिए बनाया गया था कि पंजाब के पास बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी सिखों की, और पंजाबियों ने 100 साल नहीं आने दिया अंग्रेज को पंजाब में, हालांकि उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया हुआ था। तो उसके लिए जब उन्होंने पंजाब पुलिस बनाई तो उन्होंने दो फार्मूले बनाए। एक फार्मूला ये था कि पंजाब पुलिस की हर बंदा जो लोकल होगा, जिसकी शक्ल आपकी मेरी जैसी होगी, उसको अपनी जरूरियात जिंदगी से आधे पैसे मिलेंगे। अगर वो 100 रुपए में बच्चों को पाल सकते तो उसकी तरह करो 50 रुपए। गोरे की साइंस ये थी कि जब पंजाब पुलिस की आमदनी कम होगी तो वो डंडा सोडा चलाएगी, हरामजदगी करेगी, रिश्वत लेगी, तो फिर हम कहेंगे भाई जो गोरा एसपी होगा ना वो उसको कंट्रोल करेगा। तो इस पुलिस के डीएनए में अवाम की खिदमत नहीं है, इस पुलिस के डीएनए में जमहूरियत नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे ये कमेटी जब पंजाब पुलिस को कह देगी ना यहाँ फलां साहब गुंडा है, तो मुझे तो डर लग रहा है कि पंजाब पुलिस उसका ख्याल करेगी, उस पर वो डिवाइस भी लगा देगी। तो पहले तो मुझे उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। स्पीकर का मैंने आपको बता दिया। तो जो असल मुझे लग रहा है ना इस हुकूमत का मसला मुस्लिम लीग नून का, वो बड़ा सादा सा है। सादा सी है कि आपको पता है कि इमरान खान पॉपुलर है, आपको पता है कि आप पॉलिटिकली टाइम गुजर रहा है, 5 साल में आपको इलेक्शन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सारे वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि लोगों को कंट्रोल करें। अब आप मेरे पे भी कह दें कि मैंने गुंडागर्दी की है, इस प्रोग्राम में मैंने बड़ा अंग्रेज पे बड़े सख्त अल्फाज यूज किए हैं। मुझे जो गुंडे नजर आ रहे हैं वो राना से आप पूछ लें, ये कान में बता देगा, मुझे वो गुंडे भी नजर आ रहे हैं जो 2500 अरब रुपया आईपीपी के मालकान है, जो मेरे 2500 अरब रुपया लेते हैं। वो गुंडे नहीं है वैसे बाय द वे, वो गर्मियों में न्यूयॉर्क चले जाते हैं। मुझे वो गुंडे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, उनको कोई गुंडा करार देने वाला नहीं जो ये कहता है कि यार मैंने चीनी बनाई है, ये शुगर मिल के मालकान, ये चीनी बाहर भेज दो और पाकिस्तानी लोगों को जो चीनी हम बेचेंगे वो बाहर से खरीद के महंगी चीनी देंगे। वो वैसे गुंडा नहीं है। तो 1000 ऐसे गुंडे हैं जिनका जिक्र ही कोई नहीं है, जो लोगों की 7-7 नस्लों के पैसे छीन रहे हैं। वो गुंडे नहीं, गुंडा वो है पता नहीं जो सोशल मीडिया पे कोई बात कर दे, अगर वो कोई गन दिखा दे या कोई सख्त बात कर दे इमरान के हक में सदर की, तो वो जनाब गुंडागर्दी, पंजाब पुलिस की लॉटरी। तो एंड मेरा ये है जो मुझे समझ आई, एक ज़माना था मुझे याद है सागडार साहब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उन्होंने बताया कि जी बसंत होगी तो हम पाबंदी लगा देंगे, खाने पे हम पाबंदी लगा देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी सारी हुकूमतें जो है ना वो एक ही काम करती हैं, वो पंजाब पुलिस के एसएचओ की खिदमत करती हैं, हर कानून बना देती हैं और एसएचओ साहब की ताकत मजीद बढ़ जाती है, उसकी रिश्वत का रेट मजीद बढ़ जाता है। मुझे इसकी कोई सेंस समझ नहीं आ रही स्वाय पॉलिटिकल कंट्रोल के। मुझे मलिक साहब, मैंने आपसे एक दूसरा सवाल भी लिया तो उसका मुख्तसर से जवाब दे दीजिए कि इस किस्म के कवानीन का पास होना या कमेटियों तक जाना ये इसलिए भी है क्योंकि ये अपोजिशन की नाकामी है, वो आज कायमा कमेटियों का हिस्सा नहीं है। अपोजिशन की क्या नाकामी है, वहां पे एक साहब बैठे हैं मेरे, तो अभी अपना बड़े क्या मैं हम नाम लूं, अच्छे खासे एमपी अपने यार दोस्त हैं, वो बड़े पीपल्स पार्टी के नामी गिरामी बंदे हैं आजकल पीटीआई में। तो वो बताते हैं वहां पे एक साहब बैठा होता है, वो नोट कर रहा होता है, जिसने कोई इनकलाबी बात कर दी, कोई थोड़ी 19-20 कर दी, कोई सियासी बात कर दी, डेमोक्रेसी की बात कर दी, तो रात को फोन चला जाता है, काका दोबारा आना कि नहीं आना, साफ कर लो। तो ये सारी ये असेंबली सुम्बली कोई नहीं है, टोटली कंट्रोल है, कंपनी की मशहूरी है, अल्लाह खैर से कंट्रोल्ड असेंबली है और इसी तरीके से वो अपने बिल्स की मंजर यहाँ पर लेकर आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टेट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। रियासती इदारों पर मुबैना गुमराहकुन इल्ज़ामात आयद करने और उनकी साख मुतासर करने से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सुहेल आफरीदी साहब की अदम हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब आज के दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से ही क्यों ना मंजर यहाँ पर आया हो, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या यही है जो बताई जा रही है कि मुकदमा जो था वो रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी का
था, या फिर उनकी गुज़िश्ता रोज की तकरीर और एहतजाज की कॉल? ताहिर मलिक साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि बड़े मीठे मीठे मामला चल रहे हैं, उधर से पीएम साहब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इधर से गले शले मिल रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और सुहेल आफरीदी साहब भी बड़े नॉर्मल अंदाज में ही मामला को लेकर चल रहे थे। ये अचानक क्या हुआ? ये अचानक इसलिए हुआ कि देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बात पे तो बहस नहीं, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होती है और हम बिल्कुल असूलों के मुताबिक ये निज़ाम चलता है। तो आप पे केसेस इसलिए रख दिए जाते हैं कि अगर आप बाज़ूरते कहते हैं ना वक्ते ज़रूरत काम आए, तो शेल्फ अगर केसेस किसी जिसे कहते हैं गलतफहमी सर। अगर हमारे सीएम का दिल करे कि वो अपने बानी चेयरमैन के लिए, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, मैं इमरान खान की बात करूं, उसके लिए कोई मैंने इस्लामाबाद आना है, कोई जलसा करना है, कोई जुलूस करना है, कोई राने को वीलॉग देना है या उस तरह को इंटरव्यू देना है, तो वो उसको फौरन बता दिए कि यार देखो, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हम आइन और कानून के मुताबिक हर काम करते हैं। जनाब पे एक दरखास्त है, एक थाने में एक FIR है, तो उसके मुताबिक आप पे हमला हो जाएगा। तो हमारे कवानीन जो है ना बड़ी खूबसूरत है, वो हर जगह फ्रोजन होते हैं। जिस तरह हमारी अच्छी बहनें जो होती हैं, माएँ बहनें होती हैं, घर में फ्रीजर में ना चीजें संभाल के हाँ रखती जी, हैं हाँ जी। ताकि कोई मेहमान आ जाए तो फौरन फौरी डीप तौर फ्रीजर पर, से हाँ, पका लें। हाँ। तो ये जो मुकदमात होते हैं ना, इनका काम वो फ्रीजर वाला होता है कि अगर आपको इमरान खान याद आ रहा है तो हमें फिर ये कवानीन याद आ कवानीन जाएंगे। याद आ अगर रहे आप हैं। इमरान खान को भूल जाएंगे तो पंजाबी से कहते हैं सब बच्चे दी आवाज है। साले जाफर साहब, आपको भी यही नजर आती है इस गिरफ्तारी के हुक्म के हवाले से तौजीहात? आपका या तो आपका तज्जिया थोड़ा मुख्तलिफ है कि नहीं, चूंकि केस तो काफी टाइम से चल रहा था इसलिए ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि हमारी तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद कुछ मीठा मीठा चल रहा है तो मे भी आसानियां हो, आगे चल के PTI वाले और ये लोग मिलकर किसी न किसी बेहतरी की तरफ राहें हमवार करते हुए हमें नजर आए? नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अच्छा, इससे पहले भी अदालत इस तरह का हुक्म दे चुकी है। और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं, ये वज़ीर आला बनने के बाद नहीं आयद होना शुरू हुए। ये एजाज़ इनको इससे पहले भी हासिल था कि इनके खिलाफ काफ़ी संगीन मुकदमात मौजूद हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मैं नहीं समझता कि इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको ये सब कुछ करने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि इनकी फॉलोइंग नहीं है वहाँ पर इनकी पार्टी के अंदर लोग इनके साथ नहीं दे रहे। और ये ज़रूरी है एहतजाज के लिए कि आपकी पूरी पार्टी आपके साथ हो, और आपने जिस इलाके में एहतजाज करना है वहाँ से भी आपको लोग आप तायद करें। आप देखिए, इस्लामाबाद में तो कोई शख्स इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आएँ यार आप हंगामा करें और आप यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करें, ज़िंदगी का निज़ाम तलपट करें, और जनाब यहाँ पर डी चौक पे कभी पड़ाव डाल दें, कभी आप चौरंगी पे पड़ाव डाल दें, और लोग जो है उनका यहाँ से गुज़र मुमकिन ना रहे। तो ये इस तरह ना तो इनको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा और ना इनको वहाँ पे फॉलोइंग मिली है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि मैं एहतजाज करूँगा, ये अभी नहीं कह रहे, ये पिछले 8 जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, हाँ। इनका यही ऐलान है, यही इनका वतीरा रहा है। और मैं आपको अर्ज करना ये चाहूँगा कि ये इसी तरह ऐलान करते रहेंगे, इसी तरह धमकियाँ देते रहेंगे, अदालतें इसी तरह के इनके वारंट जारी करते रहेंगी, ना इनको कोई गिरफ्तार करेगा और ना इनको कोई एहतजाज करने देगा। अच्छा, आपको कोई गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही सुहेल आफरीदी साहब की फिलहाल? बिल्कुल स्टेटस को रहेगा। आप देख लीजिएगा कि कोई इस तरह की हिलचुल नहीं होगी। इनकी जब पेश होंगे अदालत में, इनकी जमानत हो जाएगी। ये खबर ज़रूर है कि आपने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनाई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस तरह कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिसके नतीजे में सूबों के दरमियान, कबाइल के दरमियान, मुल्क दो इलाकों के दरमियान, क्योंकि जब आप इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो ये फ़ौरन कार्ड निकाल लेते हैं पख्तून का, KPK का। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। लेकिन बहरहाल उनको अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत के हुक्म का एहतराम होगा, और उसका एहतराम इस तरह होगा कि ये अदालत में हाजिर हो जाएंगे, अदालत बड़ा ही जनरसली इनकी जमानत मंजूर कर लेगी। इसलिए आप मुतमिन रहें, फिक्र नहीं करें आप। बाकी आप राणा साहब से पूछ लें, क्योंकि इनके महबूब वजीर आला हैं वो,
कि उनके साथ क्या होने वाला है। सही। राना साहब, आपके महबूब वज़ीर आला की गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए हैं, आपको गिरफ्तारी होती हुई नजर आ रही है? और अगर हो जाती है तो साले जाफर साहब कह रहे हैं आराम से जमानत उन्हें मिल जाएगी, बेल बूल हो जाएगी उनकी, लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो जो एहतजाज हमारा आईनी हक है, कुर्बानी देनी पड़ी तो सबसे पहले दूंगा, नहीं होगी। अच्छा, आप कह रहे, चले आप कह रहे हैं गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो राना साहब, ये फिर क्या देखा जाए? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चले बैरिस्टर गौहर साहब भी बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे थे पीएम साहब से भी, और वहां पे मौजूद दीगर मेंबरान से भी, सुहेल अफरीदी साहब भी एक अरसे से खाली खामोशी बैठे हुए थे, तो हमें लगा कि मे बी बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कल की स्टेटमेंट और कल की तकरीर के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और आज के फैसले के बाद पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में ताल्लुकात ऐसी हैं जैसे अमेरिका और ईरान। अच्छा। मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं और हमले भी होते रहते हैं, तो इन दोनों की तो पोजीशन इसी तरह की है। दूसरी चीज ये है कि आप एक दिलचस्प चीज देखिएगा कि पीटीआई वालों पे जितने मुकदमात होंगे वो होंगे बगावत टाइप, हमला, इस तरह के, जबकि नून लीग पे होंगे खजाना चोरी, फ्रॉड कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, टीटी कर लिया। तो दोनों में बड़ा दिलचस्प सा एक तफरीक है। इस तरफ आपको हमेशा पैसों के चोर मिलेंगे, उस तरफ हमेशा आपको कानून के चोर मिलेंगे। तो फर्क तो खैर दो चीजों में है। तीसरी चीज ये है कि एहतिजाज तो हर पाकिस्तान में आईन इजाजत दे रहे हैं सबको एहतिजाज करने का। अगर आप जेडी वेंस के आने के नाम पर एक एक महीना इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं, तो आज मेरे मोहतरम साले जाफर साहब को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है एहतिजाज के नाम पे एक दिन सड़क बंद हो जाएगी? तो तब तो इन्होंने कोई बात नहीं की थी। जब जेडी वेंस के नाम पे इस्लामाबाद पिंडी बंद रहे एक महीने, तब तो इन्होंने एक दफा भी एक लफ्ज नहीं निकाला था। दूसरी बात यह है कि ये जो कार्ड निकाल लेते हैं ना फौरन ही के कबीलों का, केपी के, तो क्या जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग भी केपी वालों ने ऐलान किया था। ये क्या पंजाब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सारा कुछ हुआ था वो भी सूबाई तासुब जो है वो पीटीआई ने फैलाया था? या जब पंजाब के लिए कोई कहता है कि हमारे सूबे की तरफ किसी ने कमेंट किया तो हम उसकी उंगलियां तोड़ देंगे, तो तब किसी को फील नहीं होता? या जब पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की वो बेनजीर भुट्टो के अदालत के फैसले पे कहती है कि ये हुकूमत तो गलत हो गई लेकिन बहाल नहीं हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ की बहाल हो सकती है। तो ये सूबाई तासुब पिछले 50 साल से कौन फैला रहा है? कौन है जो पंजाब और बाकी चीजों को के साथ इस तरह खेल रहा है? ये भी हमें सोचना चाहिए। तासुब कोई भी फैला रहा है, पाकिस्तान एक मुट्ठी की तरह है और इसे इसी तरह रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो मलक बात करता है, बड़ी मजेदार बारीक सी बात, और इसको वही समझ सकता है जो लाहौर के डिक्शन को जरा समझता हो ना कि इसमें बारीकी क्या है। ये सब एक ड्रामा हो रहा है। जिस पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बंदा ये थोड़ी सी जरा सख्त तकरीर कर दे तो शाम को उसे कहा जाए कि आपका गला बैठ सकता है, तो तुसी भी बह सकते हो नाल, ठीक है? तो ये सब कुछ बस एक ऐसे ही एक आपने सिस्टम बनाया हुआ। आप खुद मानते हैं ये सारे लोग कि हम तांगे के पायदान पे लटकी हुई सवारियां हैं, ठीक है, जिसको तांगे में बैठने की जगह मिल गई है, नहीं तो हम तांगे के पीछे भागते हुए भी आ सकते हैं। तो इस ऐसे माहौल में सारे मुकदमे, सारी ताजीरें वो पीटीआई के लिए रह गई हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, जिनके ऊपर खजाना लूटने के केस थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस थे, वो नहीं समाप्त हो सकेंगे। ये ही केस सिर्फ चलेंगे। लेकिन वक्त का पहिया एक सा नहीं रहता ज़रिया साहिबा, याद रखिएगा। वक्त जब घूमेगा तो फिर ये जो मलिक ने जुमला दो क्या खामोशी इख्तियार कर लीजिए, मेरे दो जुमले लीजिएगा, अगले में चाहे कम कर दीजिएगा। अच्छा। मलिक ने 2 जुमले कह के खामोशी, बड़ी खूबसूरत बात की, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि गुंडा एक्ट खाली पिस्तौल दिखाना है, ये बदमाशी दिखाना है। गुंडा एक्ट पेट्रोल के नाम पर आपकी जेबों से $10 अरब के पैसे निकलवाने ना गुंडागर्दी नहीं है। आपको बताए बगैर आपके पैसों में से कटौतियां कर लेना गुंडागर्दी नहीं है। हुंडा एक्स वो बेचारे बस्ता बे और बस्ता अलिफ, जो अभी मेरे साले जाफर भाई ने बताया कि बस्ता अलिफ और बस्ता बे, ये अगर ये ही फार्मूला हो ना तो बहुत सारे लोगों के गले में इतने बस्ते पड़ जाएंगे उनका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारा मसला
मसला ये है कि हम सहाफी लोग वक्त पे किसी बात का एतराफ नहीं करते, वो मुंह से निकल जाए। साले जाफर साहब से बस आखिरी जुमला कहूंगा, ये मेरे भाई हैं, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। ये जल्दी कह दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे मुझसे, तो मुझे इनसे बहुत मोहब्बत और रग़बत है। लेकिन इनसे पूछें कि क्या बस्ता बे की डेफिनेशन सिर्फ उन बदमाशों पे आती है जो थोड़े थोड़े जो भत्ता टैक्सों के नाम पे वसूल करते हैं और अरबों रुपए का वसूल करते हैं, उनके ऊपर बस्ता बे लागू होता है कि नहीं होता? चले, पॉइंट आपका सवाल का जवाब मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास वक्त रहा तो अगले सेगमेंट में ले लूं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मंगल के रोज दोहा में मुलाकात होनी है ईरानी वफ्द की अमरीकी वफ्द के हमरा, और इससे पहले इस वीकेंड पर मस्कत में मुलाकात हुई ईरान और ओमान के ओहदेदारान और सरबराहान के दरमियान। इस नेक्स्ट राउंड को लेकर के क्या तय पाया जाना है, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल को क्या नहीं। लेकिन इसी वीकेंड पर ईरान और अमेरिका के भी एक दूसरे के ऊपर हमले हुए, जिसने पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर दिया। और फिर हमने देखा कि सीज फायर भी हो गया। सौले जाफर साहब, ये जब तक 60 रोज का अमल मुकम्मल नहीं होता, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि एक एक लम्हा, एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस किस्म के जो हमले हैं, ये तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी हुई, फिर दोबारा से सीज फायर पर इत्तफाक हो जाना। सर, मामला कैसे बढ़ेंगे आगे? फिर ये बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। ये जो हमले हो रहे हैं, इनका ताल्लुक इन मुल्कों की दाखिली सियासत से है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो हम 14 पॉइंट्स MOU हुआ है, मुफाहमत की जो याददाश्त जिस पे दस्तखत हुए थे, जी। उसको डिफेंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब वो मसला ऐसा बन गया है अमेरिका में कि उनके ऊपर बेपनाह तनकीद हो रही है। अब उस तनकीद को वार्ड ऑफ करने के लिए ज़रूरी है कि ईरान के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए, हमले किए जाए। इसी तरीके से ईरान में भी अमेरिका के साथ किसी तरह के मुआहदे के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को इंगेज करने के लिए, उनको डाइवर्ट करने मतलब के लिए आपसी रजामंदी के साथ ये किया जा रहा है, आपसी रजामंदी इसमें शामिल है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं कि ईरान ने ये हतमी तौर पर तय कर लिया है कि उन्होंने हरमुज के मामले पर अब किसी की बात नहीं माननी। उन्होंने अपनी उसके ऊपर मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी है और अमेरिका को या किसी और मुल्क को उस एरिया में एंटर उन्हें नहीं होने देना, और उसके लिए ईरान मुकम्मल लड़ाई के लिए भी तैयार होगा। बाकी इसके अलावा सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये उसका हिस्सा है। ठीक है ताहिर मलिक साहब, आपको भी आपसी रजामंदी के साथ ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ईरान और अमेरिका के माबैन। और दूसरा ये कि अपने हुर्मुज के हवाले से जो राय दी सौले जाफर साहब ने, उसमें जो ईरानी और ओमानी मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ है, जाहिर सी बात है उसके अंदर ये सारी डिस्कशन आ रही है, क्योंकि ईरान और ओमान ही है जो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं फिलहाल अपने हुर्मुज का कंट्रोल। देखिए, इसमें बड़ी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में ये लफ्ज चल रहा है जी, ईरान और अमेरिकन वॉर, पर एक्चुअली इट वाज नॉट ईरान एंड अमेरिका, इट वाज ईरान अमेरिका एंड इसराइल वॉर। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब जो प्रॉब्लम ये है कि इसराइल को अभी तक इसमें कोई फेस सेविंग नहीं मिली। अगर आप देखें, अगर इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान तो विनर है हवाले से कि हुर्मुज पे कंट्रोल उनका हो गया, एक्सपोर्ट की परमिशन उनको मिल गई, $300 बिलियन की आवाज़ उनको आ गई। और उसमें ये भी जानना जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेस भी कह रही है कि पाकिस्तान का बड़ा रोल अदा किया कि जी UAE हो गया या सऊदी अरब हो गया, कतर ने कहा हम पैसे दे देते हैं ईरान को भी, आप जंग ना करें। तो अब असल में इसमें साले साहब का ठीक एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन पॉलिटिक्स पे है। मैं जरा इसराइल पे बात करना चाह रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ईरानी है उनकी जो शराइत है उसमें एक बहुत बड़ी शर्त है कि आप लेबनान पे हमला नहीं करेंगे। अब अगर इसराइल लेबनान पे भी हमला नहीं करता और इसराइल ईरान का ये सारा कुछ हो जाए तो वो साढ़े वारिच नहीं है। मुझे जो समझ आ रही है कि ये जो मुआहदा है वो इसराइल की पसंद, इसराइल को हजम नहीं हो रहा, तो वो किसी सूरत ये काम शुरू करते हैं इसलिए कि इनको जवाज मिले लेबनान पे हमला करने का। गजा की स्टोरी भी आपके सामने है, लेबनान की भी स्टोरी आपके सामने। तो मुझे लगता है कि जो इसराइल का फैक्टर है वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो पीस नहीं होने देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना
स्मूथली चलेगा उसमें, हालांकि पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, Obviously, दुनिया सारी मिली हुई है, यूरोप मिला हुआ है, मिडिल ईस्ट मिला कि यार बस करो, दुनिया महंगाई से मर जाएगी, वो तो गर्मी बड़ी पहन लग पई है। यूरोप अब तो वो यूरोप ही पाकिस्तान बन गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर इसराइल है इसमें। सही। राना साहब, ये आपको नेतन्याहू बाकी तमाम ममालिक और सुपर पावर अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं कि वो इस मुआहदे को तकमील तक कभी पहुंचने ही नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो इस तरह के एलिमेंट्स जो है ना उनको पोक करते रहेंगे कि जिससे ये मुआहदा, ये एमओयूज जो है वो सबोताश हो। वो चाहते कब है ये मुआहदा? हमें ये क्यों गलतफहमी है कि वो ये मुआहदा चाहती? ये उनकी वक्ती मसलहत है, इसमें उन्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है। वक्ती मसलहत ये है कि वो खाली ईरान से जंग का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में जो उनका इमेज है ना वो खत्म हो रहा है कि दो एटमी कुव्वतें मिलके ईरान को नहीं हरा सकी। अब वो उससे विन विन उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये बात मेरी आप लिख लें कि ईरान का एटमी जो प्रोसेस है वो उन्हें कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये भी लिख लें मेरी बात कि पाकिस्तान का एटम बम भी उन्हें कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे चाहे हमें को जितनी मर्जी थपकी दे दे, जो मर्जी कर ले। मैं ये आज मेरे ये प्रोग्राम का क्लिप अपने पास सेफ रख ले प्रोड्यूसर, ये किसी दिन में जब चलेगा तो आप मेरी इस बात को कहेंगे कि मैंने ये आपको कहा था। दूसरी बात ये कि मलक ना, मैं आई ऑलवेज गिव अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू मलिक ताहिर। ये एक बात ऐसी जुमला कहता है जो बहुत मतलब मानी खेज होती है कि भाई ये लड़ाई खाली ईरान और अमेरिका की नहीं थी। ईरान अमेरिका ने तो बीच में इसराइल की मदद करने के लिए छलांग मारी थी। ये जंग तो इसराइल ने शुरू की थी, जो बाद में अमेरिका ने ओन की, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसराइल के लिए अपनी वो नहीं पेश कर सकते थे सालसी। हम तो नहीं इसराइल के साथ खड़े हो सकते किसी शक्ल में भी, तो हम तो नहीं उसको कहीं पे भी सेफ पैसे दे सकते। सो इन हालात में आप ये याद रखिएगा कि कभी भी ये हालात बेहतर नहीं होंगे। मैंने तो बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी, और जब जैसे हम अपने इस प्रोग्राम में बड़ा स्मूथ चल रहा होता है तो अचानक जो है साले जाफर साहब कोई ऐसी बात कहते हैं कि प्रोग्राम सारा उल्ट जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोग्राम के नेतन्याहू ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोग्राम में एक जान तो पैदा हो जाती है ना, एकदम एक नई जिंदगी आ जाती है। तो इसराइल को इसीलिए रखा हुआ है कि जब चीजें स्मूथ हो तुमने अपनी हरकत करनी है, और तुम वो लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो सकते हैं, याद रखिएगा। अमेरिका यूरोप नेतन्याहू के खिलाफ हो सकता है, इसराइल के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ी बारीक बात है, ये याद रखिएगा। ठीक है राना साहब, पॉइंट आपका आ गया। साले जाफर साहब, ये राना साहब की अपनी राय है कि वो प्रोग्राम का नेतन्याहू आपको बुला रहे हैं। हमारी आपको लेके ऐसे कोई जज्बात नहीं है, दिल से इज्जत है, सीनियर हैं आप हमारे, तो नहीं, कोई बात नहीं। अगर इनको नेतन्याहू से इतना प्यार है, उसको बराह रास्त ये नहीं कुछ कह सकते, इन्होंने मेरे जरिए से अपने जज्बात जाहिर कर दिए, कोई बात नहीं। बहुत खूब, ये बड़ा पन है आपको साले साहब। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ही अल्लाह हाफिज।